इस लेक्चर में हम सीखेंगे निहायत इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। ये इनहेरिटेंस का या मेंडल्स का आप कह लें, निहायत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। तो इसको सीखने के लिए फिर हम एक कहानी को पढ़ेंगे, उस कहानी के बाद हम इस लॉ को सीखेंगे। लेट्स सी। फर्ज करते हैं ये एक लड़का है और इस लड़के के अंदर ये पड़े हुए हैं 40 क्रोमोसोम। अब ये जो 40 क्रोमोसोम है, इनमें से 23 क्रोमोसोम इसकी मदर की तरफ से आए होंगे और 23 ही क्रोमोसोम इसके फादर की तरफ से आए होंगे। तो फर्ज कर लें ये जो 23 क्रोमोसोम है, X, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, ये हो गए 23 क्रोमोसोम। ये 23 क्रोमोसोम इस लड़के के अंदर मदर की तरफ से आए हैं और ये वाले 23, इनको मैं कलर चेंज कर लेता हूं। Y, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, ये जो 23 क्रोमोसोम है ये फादर की तरफ से आए हैं। अब टोटल 46 क्रोमोसोम इस लड़के में मौजूद हैं। किसी एक क्रोमोसोम को खोल लेते हैं और उसके अंदर देख लेते हैं एलील्स पड़ी हुई होंगी। तो हमें पता है कि किसी भी क्रोमोसोम को खोलें तो उसमें डीएनए होता है और डीएनए के अंदर पड़ी हुई जीन्स होती हैं, एलील्स होती हैं। तो फर्ज कर लें ये जो एक क्रोमोसोम है इसी को खोल लेते हैं, तो ये इसके अंदर पड़ा हुआ है डीएनए। इधर से अगर इस ए को जूम करेंगे, खोलेंगे, तो इसके अंदर भी तो भाई डीएनए होगा। अब ये जो ए क्रोमोसोम कैपिटल ए जूम किया, इसके अंदर पहली जीन फर्ज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं आंख की जीन है और वो है ब्लैक आंख, यानी कि मां ने इस लड़के को ब्लैक आंख की जीन दी है। बदले में बाप ने भी इसको आंख की ही जीन दी होगी। फर्ज कर लें वो ग्रीन आंखें हैं, ग्रीन आई। तो इनमें सब एक डोमिनेट होगा, एक रिसेसिव होगा। तो इस ब्लैक को हम ना डोमिनेट कह देते हैं, फर्ज कर लेते हैं ये डोमिनेट, इसको कैपिटल ई से लिख लो। और ग्रीन आंखें जो इसको रिसेसिव कहेंगे तो इसको स्मॉल ई से लिख लें आप, क्योंकि जो रिसेसिव होता है उसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, जो डोमिनेट होता है उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अब दूसरे नंबर पे ये दूसरी जीन पड़ी हुई है नोज की जीन, नोज। तो बदले में बाप ने भी इसको नोज की जीन दी होगी। फर्ज कर लेते हैं मां ने इसको लॉन्ग नोज की जीन दी है, लॉन्ग, इसको कैपिटल एन से डिनोट कर लेते हैं। और बाप ने जो इसको शॉर्ट नोज की जीन दी है, इसको स्मॉल एन से डिनोट कर लेते हैं। बस इतनी जीनें लिखते हैं, मजीद इसको आगे टॉपिक को लंबा नहीं करते, यहीं पे समझते हैं। अब ये जीनें पड़ी हुई हैं, ये अलीलें इसके अंदर पड़ी हुई हैं। ये डोमिनेट अलील है ब्लैक आंखों वाली और ये रिसेसिव अलील है ग्रीन आंखों वाली। इस लड़के के अंदर ये डोमिनेट और ये रिसेसिव अलील इकट्ठी पड़ी हैं उसके सेल के अंदर। लड़के के हर सेल के अंदर आप कोई भी सेल निकाल लें, बालों का सेल, आंखों का सेल, कान का सेल, नाक, कहीं से भी कोई सेल निकालेंगे इस लड़के का, तो सेल के अंदर 40 क्रोमोसोम होंगे और उन 40 क्रोमोसोमों में ये आपको देखने को मिलेगा ब्लैक आंख डोमिनेट और ग्रीन आंख रिसेसिव अलील इकट्ठी मिलेंगी आपको। लेकिन जैसे ही इस लड़के के स्पर्म बनते हैं, गैमीटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म बनते हैं, तो याद रखिएगा कि ये सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि डोमिनेट अलील इस रिसेसिव अलील से सेपरेट हो जाएगी। ये डोमिनेट अलील अलग होके एक स्पर्म में चली जाएगी, ये रिसेसिव अलील अलग होके दूसरे स्पर्म में चली जाएगी। तो ये तो हमें पता है कि डोमिनेट जो अलीलें हैं वो रिसेसिव अलीलों से जुदा हो जाती हैं। ये डोमिनेट और रिसेसिव अलीलें उस वक्त तक, तब तक ये इकट्ठी होती हैं जब तक स्पर्म नहीं बने होते। स्पर्म नहीं बने होते उससे पहले ये सारी की सारी डोमिनेट और रिसेसिव इकट्ठी पड़ी होती हैं। लेकिन जैसे ही स्पर्म बनते हैं तो स्पर्म के बनने के दौरान ये डोमिनेट वाली जो हैं और रिसेसिव वाली जो हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। लेकिन ये जो सेपरेशन का अमल है इसको तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें ये बताता था कि डोमिनेट और रिसेसिव अलीलें एक दूसरे से जुदा हो जाएंगी जब
गैमीट बनेंगे। तो फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? तो भाई इसी में एक छोटा सा ट्विस्ट है और हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें यह कहता है कि भाई बेशक ये जुदा तो हो जाएंगी डोमिनेट और रिसेसिव, बट इस ए पे देखिएगा, कैपिटल ए पे कौन सी जीन पड़ी हुई है? ब्लैक आंख की। और इसी पे नाक वाली कौन सी जीन है? लॉन्ग नोज वाली। इस स्मॉल ए पे देखिएगा, ग्रीन आंख वाली जीन है और शॉर्ट नोज वाली जीन है। लेकिन जब ये सेपरेट होने लगेंगे ना भाई, ये अलग होंगे, ये अलग होंगे। अलग होने से पहले ये जो अलीलें हैं, ये इनको इजाजत है कि भाई ब्लैक आंख की अलील आप इसी कैपिटल ए क्रोमोसोम पे रहना चाहते हो या आप यहां से शिफ्ट होके इस स्मॉल ए वाले क्रोमोसोम पे जाना चाहते हो। अब इस ब्लैक आंख की जो अलील है, इसकी मर्जी है, इस अलील की मर्जी है कि वो इस क्रोमोसोम यानी कि कैपिटल ए के ऊपर रहना चाहती है, उसकी मर्जी, या वो चाहे तो यहां से कट के जुदा होके वो इस स्मॉल ए पे चली जाएगी और बदले में ये जो ग्रीन आंख की जो अलील है ये यहां से कट के जुदा होके इस कैपिटल ए पे आ जाएगी। और इस अमल को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर जीनों का आजादाना जो है शफलिंग होना, यहां पे इस क्रोमोसोम पे पड़ी हुई जीन, उसकी मर्जी है, उस जीन की, उस अलील की मर्जी है कि वो इसी क्रोमोसोम पे रहे या वो यहां से मूव करके भाई इस स्मॉल ए क्रोमोसोम की तरफ चली जाए। इसी तरह ये जो नोज वाली जीन है ये भी आजाद है, इसकी भी मर्जी है कि ये जो लॉन्ग नोज वाली जीन है वो इसी कैपिटल ए क्रोमोसोम पे रहे, उसकी मर्जी, या वो यहां से कट के इधर चली जाए और बदले में शॉर्ट नोज वाली जो जीन है वो यहां से मूव करके इधर आएगी। ये लाजमी है, अगर लॉन्ग नोज वाली इधर जा रही है ना भी, तो शॉर्ट वाली वापस इधर जरूर आएगी। इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और अगर वो नहीं आएगी तो फिर नुकसान है, फिर म्यूटेशन हो जाएगी। फिर जो आगे बच्चा पैदा होगा, जो स्पर्म बनेंगे और उस स्पर्म के नतीजे में जो बच्चा पैदा होगा उसमें कोई ना कोई आप कह लें कि कोई म्यूटेशन होगी, कोई डिसेबिलिटी पैदा हो सकती है। तो फिलहाल आप यही समझिए कि जो एक अलील इधर जाएगी बदले में उसके वही अलील इधर आएगी। तो अब ये सारी अलीलें आज़ाद हैं, इसकी भी मर्जी है, ब्लैक आंख की जो अलील है इसकी मर्जी है वो इधर रहे या इधर रहे, आज़ाद है। इसी आज़ादाना शफलिंग ऑफ अलील को हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो चलें जिस लॉ को अब लिख लेते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। According to this law, the dominant and recessive alleles are present together। ये ला हमें बताता है कि डोमिनेंट और रिसेसिव अलील वैसे तो इकट्ठी पड़ी होती हैं, are present together। उस लड़के के हर सेल में, इस लड़के के हर सेल में ये डोमिनेंट रिसेसिव अलील इकट्ठी पड़ी होंगी। बट ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस, जैसे ही उस लड़के में गैमीट बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव अलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। द डोमिनेंट and recessive allele separate from each other। यहां तक ये जो जुमले मैंने लिखे हैं ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन थी। अब आगे जो जुमले इसमें ऐड करूंगा उससे हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आएगा। गैमीटोजेनेसिस के दौरान डोमिनेंट और रिसेसिव अलीलें तो अलग हो जाएंगी, ठीक है जी। और ये भी साथ लिख लें, ईच गैमीट विल रिसीव ओनली वन कॉपी। हर गैमीट यानी कि हर स्पर्म के पास हर स्पर्म के पास एक ही कॉपी होगी, यानी कि एक स्पर्म के पास या तो ये डोमिनेंट वाली कॉपी होगी, डोमिनेंट उसमें जाएगा, या फिर उसमें रिसेसिव जाएगा, रिसेसिव वाली कॉपी होगी। ईच गैमीट विल रिसीव ओनली वन कॉपी, आइदर डोमिनेंट या उसमें डोमिनेंट वाली कॉपी होगी
आर रिसेसिव, या रिसेसिव वाली कॉपी उसमें मौजूद होगी। अब यहां पे देखिएगा, गैमीटोजेनेसिस के दौरान हर अलील आजादाना तकसीम हो सकती है। हर अलील आजाद है। वो जैसे ये पड़ी हुई है, ये जो अलील है ये चाहे तो ये यहां से मूव करके इधर चली जाए, और बदले में ये जो है ये भाई यहां से मूव करके इधर आ जाए। इस अलील की मर्जी है। इस अलील के पास ऑप्शन है कि वो इधर इसी कैपिटल ए क्रोमोसोम पे रहना चाहती है या वो इस स्मॉल ए क्रोमोसोम पे जाना चाहती है। ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस ईच अलील इज इंडिपेंडेंट। हर अलील आजाद है। इट कैन मूव टू आइदर क्रोमोसोम। ये किसी भी क्रोमोसोम पे जाता है। अच्छा, किसी भी क्रोमोसोम से मुराद ये नहीं है कि ये कैपिटल ए है ना जी, इसके ऊपर पड़ी है तो ये मूव करके स्मॉल ए पे जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो दो क्रोमोसोम है ना, ये आपस में है होमोलोगस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की जो अलीलें हैं वो एक दूसरे पे आ जा सकती हैं। आप कैपिटल ए वाली कोई भी अलील मूव करवा के इस बी क्रोमोसोम, सी क्रोमोसोम, डी क्रोमोसोम इस पे नहीं ले जा सकते, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम पे जा सकती हैं। इट कैन मूव टू आइदर क्रोमोसोम। बल्कि आप एक काम करें, इसको साथ में मेंशन भी कर लें, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम, कि किसी भी होमोलोगस क्रोमोसोम पे जा सकती है। इस आजादाना शफलिंग की वजह से जो स्पर्म बनेंगे वो बहुत ज्यादा वैरायटी के बनेंगे। इसीलिए ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये हमें बताता है ए वैरायटी ऑफ गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। अब उस लड़के के अंदर जो स्पर्म बनेंगे गाइनोस्पर्म, एंड्रोस्पर्म, लेकिन उसमें गाइनोस्पर्म भी बेशुमार वैरायटी के होंगे, एंड्रोस्पर्म भी बेशुमार वैरायटी के होंगे, सिर्फ इस आजादाना शफलिंग की वजह से। तो एक लड़के के अंदर जो है वो करोड़ों वैरायटी के स्पर्म पैदा हो जाएंगे। लिहाजा इस वैरायटी का ये फायदा होता है कि इस लड़के की आगे अगर सैकड़ों बेटियां पैदा हों, हजारों बेटियां पैदा हों, तो वो सारी बेटियां एक दूसरे से जुदा होंगी, डिफरेंट होंगी। इस लड़के के आगे अगर सैकड़ों हजारों बेटे भी पैदा हों, हजारों पॉसिबल तो नहीं है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए एक फिगर दे रहा हूं कि अगर इस लड़के के आगे हजारों बेटे पैदा हो, सिर्फ सन बेटे पैदा हों, तो वो हजारों बेटे एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। और इसी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से दुनिया के अंदर हम एक यूनिक करैक्टर रखते हैं। आप ये नोट कीजिएगा कि इस दुनिया में आपके अंदर जो करैक्टर हैं, जैसा आप दिखते हैं, जैसा आपकी हाइट है, रंगत है, बाल हैं, आंखें हैं, आप जैसा कोई दूसरा बंदा इस दुनिया में नहीं होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि जी सात, वो एक कहानी हम अक्सर सुनते हैं जी, हम शक्ल होते हैं, सात हम शक्ल होते हैं दुनिया में। वो जो हम शक्ल है ना, उनमें भी आप ज़रा ये पॉइंट मेरा समझिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जैसा 100% सेम टू सेम 100% आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है जी। कुदरत ने, अल्लाह पाक ने जो आप में करैक्टर रखे हैं, जो हमारे अंदर करैक्टर रखे हैं, वो यूनिक हैं। तो रिजेंबलेंस होना, 2 करैक्टर, 4 करैक्टर, 10 करैक्टर, 20 करैक्टर, 100 करैक्टर सेम होना, ये एक अलग बात है। मतलब आप जैसा कोई हम शक्ल, मिलता जुलता, वो 2 बंदे 4 बंदे हो सकते हैं, लेकिन आपकी तरह का 100% सेम टू सेम 100% आपकी तरह नामुमकिन है। कुदरत ने, मालिक ने, अल्लाह पाक ने ऐसा दूसरा बनाया ही नहीं है। आप यूनिक हैं। इस दुनिया में हर बंदा यूनिक है, उसके अंदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। और साइंस की रूह से देखा जाए तो वो इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हम कह रहे हैं, इसकी वजह से वो यूनिक कैरेक्टर है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी ह्यूमन बीइंग पे। अब यही कैरेक्टर हम देखेंगे कि पी प्लांट के अंदर ये कैसे होता है।
अच्छा जी, अभी हम ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जो है हमने एक लड़के के अंदर तो सीख लिया, अब हम इसको सीखते हैं पी प्लांट के अंदर। फर्ज कर लें एक पी प्लांट है, उसकी हाइट है टॉल, तो टॉल हाइट के लिए हम लिख लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो कैपिटल टी है फर्ज कर लें इसके अंदर मदर की तरफ से आया, मैटरनल साइड से आया, और ये स्मॉल टी जो है ये इसके फादर की तरफ से आया। आपको पता है हम दो ही लिखते हैं, दो अलीलें लिखते हैं, क्योंकि एक माँ की तरफ से आ रही होती है और एक फादर की तरफ से। इसी मटर के जो सीड हैं वो राउंड हैं, राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन द सेम स्टोरी, कैपिटल आर इज कमिंग फ्रॉम द मदर वाइल स्मॉल आर इज कमिंग फ्रॉम द फादर। और इसका जो कलर है, सीड का जो कलर है दैट इज येलो, कैपिटल आर सॉरी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब देखिए जी, ये डोमिनेट, ये रिसेसिव, डोमिनेट और रिसेसिव दोनों पड़े हुए हैं इकट्ठे मटर के अंदर, ये दोनों कैरेक्टर, ये दोनों अलीलें इकट्ठी पड़ी हुई हैं। लेकिन अब इसके बनाते हैं गैमीट। जैसे हम इसके गैमीट बनाएंगे ना जी, तो गैमीट के अंदर सबसे पहले हम ये जो डोमिनेट हैं इनको रिसेसिव से जुदा करेंगे। हमें पता है कि जैसे हम इन डोमिनेट को रिसेसिव से जुदा करेंगे, डोमिनेट वाले कैरेक्टर अलग होके ये एक स्पर्म में चले जाएंगे, ये वाले अलग होके दूसरे स्पर्म में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो पहले इनको सेपरेट कर लेते हैं। ये एक स्पर्म बन गया कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हमारे पास बन गया एक स्पर्म। इसको देखिएगा स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बन गया हमारे पास दूसरा स्पर्म। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें यही बताता है कि डोमिनेट जो है वो रिसेसिव से जुदा हो जाएगा। तो सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तक हम रुकें तो पता चलता है कि पी प्लांट हो या इंसान हो, उसमें सिर्फ दो ही वैरायटी के स्पर्म पैदा होंगे। बट हम तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की बात करें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कहता है कि ये जो अलीलें हैं इनकी मर्जी है वो इसी ग्रुप में रहना चाहती हैं या इधर जाना चाहती हैं। तो अब ये जो आर है कैपिटल आर, इसकी मर्जी है वो इसी ग्रुप में रहे या वो इधर शफल हो जाए। कैपिटल वाई की भी मर्जी है वो इसी ग्रुप में रहे या वो इधर शफल हो जाए। तो चलें एक काम करते हैं, इस कैपिटल आर को समझते हैं पहले। कैपिटल आर वो इस ग्रुप में नहीं रहना चाहता, वो कहते हैं मैं इधर जाऊंगा, मैं आजादाना शफलिंग करूंगा, बदले में स्मॉल आर इधर आ जाएगा। तो अगर कैपिटल आर उधर जाता है, स्मॉल आर इधर आता है, तो क्या ये ऐसे नहीं बनेगा, कैपिटल टी यहां पे आ जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। कैपिटल आर को मैं इधर ले गया था, स्मॉल आर इधर आ गया, तो ये एक बन गया कैपिटल टी, यहां पे आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो इधर क्या बनेगा, स्मॉल टी, ये कैपिटल आर इधर आया हुआ है, स्मॉल वाई। तो आप जरा गौर से देखिएगा, क्या हमारे पास दो और वैरायटीज के नहीं बन गए स्पर्म। ये पहला स्पर्म था कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये था स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये तीसरी वैरायटी बन गई कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये तीसरी वैरायटी का स्पर्म बन गया और ये फोर्थ वैरायटी का स्पर्म बन गया। तो इसका मतलब ये है कि आजादाना शफलिंग करवाएं तो वैरायटी ऑफ स्पर्म बढ़ती चली जाती है। पहले मैंने आर का जिक्र किया, अब मैं इस वाई का जिक्र कर लेता हूं जी। अब सिर्फ वाई को चेंज करेंगे, आर को नहीं चेंज करना, सिर्फ वाई को चेंज करना, ओनली वाई। कैपिटल टी कैपिटल आर वैसे ही रखें, सिर्फ वाई को चेंज करते हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर, और ये देखें जी वाई को मैंने चेंज कर दिया, स्मॉल वाई इधर ले आया, एक नया स्पर्म बन गया। ऊपर देखें ये वाली वैरायटी मैंने लिखी नहीं, ये डिफरेंट है। अब अगर स्मॉल वाई इधर आया तो ये कैपिटल वाई इधर जाएगा, तो अब ये बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई। तो देखेंगे नई वैरायटी आपको मिल गई कि नहीं। ये भी हो सकता है कि मैं तो एक एक करके शफल करा रहा हूं कि ये इधर गया फिर ये इधर। ये भी हो सकता है कि ये दोनों कहें कि भाई हम तो दोनों ही उधर जाएंगे, ठीक है जी, दोनों को उधर ले जाते हैं। तो कैपिटल टी ये दोनों उधर चले गए, बदले में आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये देखें जी, अब अगर ये दोनों उधर गए तो उधर बनेगा स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो अभी आप गौर से देखिएगा, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8
8 वैरायटी के स्पर्म बन चुके हैं। अगर ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना होता, सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाले पहले वाले दो, ये एक और ये एक, ये दो, सिर्फ 2 वैरायटी के स्पर्म बनते। अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता तो सिर्फ 2 वैरायटी के स्पर्म बनते, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटी के स्पर्म बन गए हैं। अब ये टोटल मेरे पास बने 8 वैरायटी के। क्या ये 8 से ज्यादा 9, 10, 11, 12 यहाँ इस केस के अंदर, ये जो केस मैंने आपके सामने लिखा, इस केस के अंदर क्या 8 से ज्यादा भी स्पर्म बन सकते हैं? तो मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, उस फार्मूले को आप ध्यान में रखिएगा और यहां से आप अंदाजा लगा लीजिएगा। आपने ये देखना है स्पर्म के अंदर ये कितनी एलीलें मौजूद हैं, 1, 2, 3। तो आपने ये फार्मूला पकड़ लेना है जी, 2 की पावर 3। स्पर्म के अंदर जितनी एलीलें होंगी वो आपने 2 की पावर 3 में ले लेनी है। तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। मेरे पास देखिएगा 8 ही वैरायटी के स्पर्म बने हैं, इससे ना ज्यादा बनेंगे ना इससे कम बनेंगे। लेकिन अगर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आ जाएं, और हमने पीछे डिस्कस किया था ह्यूमन बीइंग को, तो आप ये बताइएगा कि इंसान के स्पर्म में, पहले तो आप मुझे क्रोमोसोम बताएं। इंसान के स्पर्म में क्रोमोसोम होते हैं 23। तो इंसान के लिए ये फार्मूला बनेगा 2 की पावर 23। ये सिर्फ क्रोमोसोम की बात हो रही है। जिस तरह ये एलीलें आजादाना जुदा होती है ना, क्रोमोसोम भी होता है। ये पूरा कैपिटल ए यहां से उठे इधर चला जाए, पूरा स्मॉल ए यहां से उठे इधर आ जाए, तो क्रोमोसोम भी, पूरे का पूरा क्रोमोसोम भी शफल हो सकता है। तो सिर्फ इंसान के अंदर जो स्पर्म में क्रोमोसोम है वो 23 हैं, तो बनेगी 2 की पावर 23। इतनी वैरायटी के हमारे पास स्पर्म बनेंगे। कैलकुलेटर पे आंसर निकाल लीजिएगा। लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। ये जो 23 है ये तो हो गए क्रोमोसोम, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर ये एलीलें भी तो पड़ी हुई हैं। यूजुअली जो हम एलील्स पढ़ाते हैं इंसान के डीएनए में 20,000 से लेकर 25,000 एलील पढ़ाई जाती हैं। तो अब आप इसको इस तरह बना लें, 2 की पावर 23, ये 23 तो हो गए क्रोमोसोम, होल की पावर 20,000, ये 20,000 है एलील। तो इसका जो जवाब निकालेंगे, आई थिंक आपका कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा यहाँ पे। तो फर्ज कर लें जो भी इसका जवाब आता है, लेट्स सपोज 20 करोड़ है, फर्ज कर लें, ये मैं ऐसे रफ सा आइडिया दे रहा हूँ, इसका कैलकुलेटर खुद आप कर लीजिएगा। 20 करोड़, तो इसका मतलब यह है कि 20 करोड़ या 40 करोड़ या 1 अरब जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो वैरायटी है। लड़के के अंदर जो स्पर्म पैदा होते हैं, इतनी वैरायटी के स्पर्म पैदा होते हैं, और उन वैरायटी के स्पर्म की वजह से जो आगे बच्चे जन्म लेंगे वो बच्चे भी वैरायटी के होंगे। तभी मैंने आपसे ये कहा था कि आप जो दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं, आपके अंदर जो करैक्टर हैं, जो अल्लाह पाक ने आपको करैक्टर दिए हैं, मुझे करैक्टर दिए हैं, वो यूनिक हैं। आप जैसा या मेरे जैसा कोई भी 100% सेम टू सेम मेरे जैसा बंदा या 100% सेम टू सेम आप जैसा बंदा दूसरा इस दुनिया में नहीं है। यू आर यूनिक। हाँ, कुछ रिजेम्बलेंस मैं पहले बता चुका हूँ, कुछ करैक्टर के आपके बालों की तरह किसी के बाल दिखते हों, आपकी शक्ल की तरह किसी की थोड़ी बहुत शक्ल मिलती हो, लेकिन वो 100% आपकी जितनी हाइट है उतनी हाइट उसकी नहीं होगी। जिस तरह आपके बाल है 100% उसके बाल उस तरह नहीं होंगे, आंखों की रंगत वो नहीं होगी, सेम टू सेम 100% नहीं हो सकता, बात खत्म। तो लें जी, हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ कंप्लीट। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।